मिजुटो नाम की चलती फिरती अक्ल से खाली भैंस को उसकी गर्लफ्रेंड ने लात मार दी, क्योंकि बेचारा इतना इंट्रोवर्ट था कि उसे देखकर दीवार भी कहे भाई थोड़ी तो जान डाल ले। लेकिन किस्मत भी इतनी बुरी थी कि वही गर्लफ्रेंड उसकी सौतेली बहन बन गई और रोज रोज वॉशिंग मशीन में फंसने लगी। भाई कोई मशीन यूज करने की ट्रेनिंग दिलवा दो। कहानी शुरू होती है जब मिजुटो और उसकी सौतेली बहन यूमे घर के हॉलवे में अपनी माँ से टकरा जाते हैं। माँ कहती है बेटा यूमे को बुक स्टोर ले जा दो, लेकिन ये दोनों ऐसे लड़ने लगते हैं जैसे बिजली का बिल देखकर दो बुजुर्ग लड़ रहे हों कि एसी किसने चलाया था। रात को पूरा अल्बाना परिवार, हाँ ये नाम भी है, खाना खा रहा होता है और बर्तन धोते वक्त मिजुटो और यूमे ऐसे दिखाने की एक्टिंग कर रहे होते हैं कि जैसे इनके बीच सब कुछ ठीक है। उनके माता पिता इतने खुश होते हैं जैसे लग रहा हो कि शादी के लिए जोड़ा सेट हो रहा है, लेकिन हकीकत में इनका रिश्ता उतना ही बिगड़ा हुआ है जितना बिना तेल के पराठा। अब दोनों तय करते हैं कि अपने एक्स रिलेशनशिप के बारे में फाइट क्लब रूल एक अपनाएंगे। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन असली बवाल तब मचता है जब यूमे मिजुटो के कमरे में आती है और कहती है आज से मुझे ओनी चान बुलाओ। मिजुटो का दिमाग सटक जाता है, अबे तू मेरी जुड़वा बहन है, एक ही दिन पैदा हुए थे। यूमे बोलती है हाँ लेकिन मैं 30 मिनट बड़ी हूँ तो मैं बड़ी बहन हुई। भाई इतनी तगड़ी लॉजिक तो हमारे स्कूल के मैथ्स टीचर भी नहीं देते थे। अब इनके दिमाग में आया कि इस बहस को खत्म करने के लिए एक गेम खेला जाए। जो भी स्टेप सिबलिंग जैसा बिहेव नहीं करेगा या अपना पुराना अफेयर एक्सपोज करेगा वो छोटा कहलाएगा और बड़ा वाला उसे सजा देगा। यूमे इस गेम में मिजुटो की चीजें छेड़ना शुरू कर देती है, लेकिन बेचारे मिजुटो को सबसे बड़ा डर है कहीं वो उसका गुप्त खजाना यानी उसका क्रीम लगा हुआ मोजा न ढूंढ ले। डर के मारे मिजुटो सीधा सरेंडर कर देता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन यूमे को इस खेल में इतना मजा आ रहा होता है कि वो मिजुटो को ओनी चान कहने के लिए मजबूर कर देती है। बेचारा मिजुटो अंदर से पिघलने लगता है जैसे गर्मी में चॉकलेट। आखिर में जैसे ही मिजुटो उसे ज्ञान देने की कोशिश करता है, यूमे नखरे दिखाते हुए नाटकबाजी में रोने लगती है और भाग जाती है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में दोनों को पता चलता है कि ये एक ही क्लास में है। पहले ही दिन यूमे ने ऐसा जलवा दिखाया कि कॉलेज की लड़कियां भी उस पर फिदा हो गई, क्योंकि उसे स्टेज पर बुलाकर कुछ शब्द बोलने का मौका मिला। मिजुटो अंदर से जलभुन कर राख हो गया, क्योंकि ये सम्मान सिर्फ टॉप स्टूडेंट को मिलता है, यानी कि उसकी सौतेली बहन की रैंक उससे ज्यादा है। अबे ये तो डबल बेइज्जती हो गई। थोड़ी देर बाद कुछ लौंडे मिजुटो के पास आते हैं और पूछते हैं कि यूमे उसकी सौतेली बहन है क्या। बेचारा सीधा टॉयलेट भाग जाता है और सोचने लगता है कि साले ये बातें इन्हें किसने बताई, कहीं यूमे ही तो नहीं। लेकिन तभी वही दो लौंडे टॉयलेट में घुस आते हैं और अपनी प्लानिंग डिस्कस करने लगते हैं कि भाई मिजुटो के करीब चलो ताकि उसकी सौतेली बहन को सेट कर सके। घर लौटने के बाद यूमे पूछती है क्या तू इसलिए दुखी है क्योंकि लोग तुझे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन मिजुटो ऐसा कूल बनने की एक्टिंग करता है जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं। सच तो ये है कि बेचारे का आत्मसम्मान पहले ही धुल चुका है। अगले दिन यूमे मिजुटो के साथ कॉलेज जाती है और जैसे ही कल वाले लौंडे मिजुटो से चिपकने की कोशिश करते हैं, यूमे ऐसा स्माइल देती है कि लौंडे हड्डियों समेत पिघल जाते हैं। शाम को जब दोनों घर आते हैं तो पता चलता है कि उनके पेरेंट्स लेट आने वाले हैं। मिजुटो सोचता है कि चलो इस भूखी आत्मा के लिए कुछ बना दूं, क्योंकि इसके कुकिंग स्किल्स सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स तक सीमित है। खाने के दौरान यूमे बोलती है आज कॉलेज में जो हुआ उसे भूल जा। मिजुटो जवाब देता है अबे पहले ही भूल चुका हूँ, लेकिन अंदर से जल रहा था। अब कहानी में असली मसाला तब आता है जब यूमे नहाने के बाद टॉवल में बाहर आ जाती है। मिजुटो की हालत ऐसी हो जाती है कि उसका दिमाग ठंडा और शरीर गर्म हो जाता है, लेकिन तभी यूमे को समझ आता है कि अबे मैं कुछ ज्यादा ही मसाला डाल रही हूँ। और जैसे ही उसका टॉवल फिसलने वाला होता है, मिजुटो भागकर उसे अपनी जैकेट ओढ़ा देता है और बोलता है जा बहन तकिया चबा। इसके बाद मिजुटो उसे समझाता है कि कॉलेज में वो जैसी हरकतें कर रही थी वो बंद कर दे। यूमे शर्माते हुए कहती है अब तू मेरा फैमिली मेंबर है, तुझे कोई और नहीं सताएगा सिवाय मेरे। अबे ये बहन कम WWE की हील रेसलर ज्यादा लग रही है। मिजुटो धन्यवाद बोलता है, लेकिन यूमे घबराकर भागने लगती है और ऐसे गिरती है कि सीधा मिजुटो के नीचे आ जाती है। अब माहौल इतना गर्म हो जाता है कि मिजुटो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन तभी भगवान की कृपा से उनके माता पिता अचानक घर लौट आते हैं और सारा रोमांस एक झटके में वॉशिंग मशीन की तरह रुक जाता है। जैसे ही मम्मी पापा घर लौटते हैं, मिजुटो घबराहट में यूमे को सोफे के अंदर ठूंस देता है जैसे कोई गरीब इंसान EMI के पैसे छुपा रहा हो। पेरेंट्स के कमरे में जाते ही मिजुटो को एहसास होता है कि वो एक गलत डिसीजन दूर था अपने टीनेज में चाइल्ड सपोर्ट भरने से। अगले दिन क्लास में एक लौंडा आता है, नाम है कावानामी, और बोलता है भाई फिटनेस क्लास में साथ देंगे। मिजुटो तुरंत भाम जाता है कि ये बंदा उसकी बहन पे लाइन मारने आया है, लेकिन तभी कावानामी बोलता है अबे नहीं बे मैं तुझ पर लाइन मारने आया हूँ। अबे इधर स्टेप सिस्टर का टेंशन खत्म नहीं होता और उधर ये नया लफड़ा शुरू। अब बेचारा मिजुटो इस अघोषित बेस्ट फ्रेंड को झेल ही रहा था कि कावानामी उसे पीछे देखने के लिए कहता है। मिजुटो मुड़कर देखता है तो यूमे जमीन में घुसने की कोशिश कर रही थी जैसे कोई बच्चा एग्जाम में टीचर से आंखें चुरा रहा हो। फिर आता है फिटनेस क्लास का समय। एक लड़की है मिनामी जिसकी हालत ऐसे खराब है जैसे कोई ग्रैंडमा बिना चश्मे के व्हाट्सएप चला रही हो, पर
असली जलन उसे यूमे के फोर्टनाइट चक जग्स मतलब भाई समझ ही गए होंगे देख कर हो रही थी। बेचारी अपने फ्लैट ग्राउंड को देखकर इतना उदास थी जैसे किसी गरीब के अकाउंट में सिर्फ 5 रुपए बचे हों। यूमे उसे सांत्वना देती है, अबे टेंशन मत ले, मैं भी पिछले साल प्लेन रनवे जैसी फ्लैट थी, ये सब तो अभी अभी उगाए हैं। मिनामी को उम्मीद जागती है कि शायद किस्मत पलट जाए और मेरे भी 2 डिब्बे खुल जाएं। बाद में मिनामी और यूमे मैदान में फिटनेस टेस्ट के लिए जाती है। मिनामी तो बाहर से रोती है पर अंदर से उसे ऐसा फिटनेस लेवल मिला है जैसे वो ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस कर रही हो। अब बारी आती है हमारी महान ट्रिप एंड फॉल क्वीन यूमे की। इसे खुद पर भरोसा नहीं था क्योंकि ये उन लड़कियों में से है जो हॉरर मूवी में भागने के बजाय उल्टा गिर जाती है पर किसी तरह औसत से थोड़ा ऊपर नंबर आ जाता है। लेकिन असली बेइज्जती तब होती है जब 50 मीटर दौड़ में वो लास्ट में पट से गिरने वाली होती है और मिजुटो सुपर हीरो बनकर उसे गिरने से बचा लेता है। अबे इतना प्यार क्यों दिखा रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है या स्टेप सिस्टर को डेट करने का लाइसेंस ले रखा है? बाद में यूमे और मिनामी बैठकर बातें करती है। यूमे कहती है मुझे खेलकूद में कोई टैलेंट नहीं पर इमेज बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मिनामी बोलती है अबे पहले तो तू मुझे एटीट्यूड क्वीन लगती थी पर असल में तू भी हमारे जैसी नॉर्मल इंसान है। वाह भाई, लड़कियों की बॉन्डिंग का नया लेवल। पहले छाती का साइज डिस्कस कर लिया, फिर सोशल लाइफ पर ज्ञान बांट लिया। बाद में क्लास में मिजुटो मिलता है और यूमे की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स देखकर कहता है अबे तेरी आंखों के नीचे ट्रैफिक सिग्नल क्यों जल रहे हैं? यूमे खुद को आईने में देखकर आत्मसम्मान खो देती है। जैसे ही मिजुटो वहाँ से निकलता है मिनामी बोलती है अबे तेरा भाई तुझमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है, यानी बहन और भाई के बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ चल रहा है। कुछ दिन बाद मिनामी को पता चलता है कि यूमे ने बुखार का बहाना मारकर एक दिन की मौज ले रखी है। अब मिनामी को कोई और काम नहीं है तो वो मिजुटो की बोरिंग लाइफ में एंट्री मार देती है। उसे ऐसे परेशान करती है जैसे घर के बच्चे नानी के फोन में गेम खेलने के लिए आते हैं। तभी कावानामी एंट्री मारता है और मिजुटो को इस जबरन इंटरव्यू से बचा लेता है। अब यहाँ मिनामी और कावानामी के बीच मुफ्त की तू मैं शुरू हो जाती है। मिनामी कहती है तू अपने हीरो बनने की एक्टिंग बंद कर। कावानामी जवाब देता है अबे तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बुखार में चला गया क्या? इनकी बहस का अंत इस बात पर होता है कि मिनामी तय करती है कि स्कूल के बाद यूमे से मिलने जाएगी। बाद में दोनों घर पहुँचते हैं और देखते हैं कि यूमे बिस्तर पर पड़ी है, ऐसी हालत में जैसे किसी ने सारा मोबाइल डेटा उड़ा दिया हो। आंखें खोलते ही सबसे पहला काम मिजुटो को मिस करना शुरू कर देती है। अबे इतना प्यार, ये बुखार है या एक्स की यादों का बुखार? पर जैसे ही उसकी नजर मिनामी पर पड़ती है अचानक रिकवरी मोड ऑन हो जाता है। अब दोनों किचन में दलिया बनाने चले जाते हैं। मिजुटो की हालत ऐसे हो रही है जैसे उसे अपने ही घर में नौकर बना दिया गया हो। मिनामी बीच में कहती है भाई एक बात बता, जब तू गर्लफ्रेंड बना लेगा तब ये स्टेप सिस्टर ड्रामा कैसे चलेगा? अब मिजुटो के दिमाग में अलार्म बजता है। अबे मैं किसी को कैसे समझाऊं कि मेरी स्टेप सिस्टर का ओवर एक्टिंग सेंटर कभी बंद नहीं होता। अब यूमे का नया ड्रामा शुरू होता है। मिनामी उसे खुद हाथ से खाना खिलाती है और बेचारा मिजुटो कोने में खड़ा होकर थर्ड व्हीलिंग में पीएचडी कर रहा होता है। मिनामी के जाने के बाद मिजुटो दोबारा यूमे के कमरे में जाता है। यूमे सीधे कहती है रुक जाना, मेरे पास बैठ। अबे बुखार उतरा नहीं और रोमांटिक सीन चालू। यूमे को अचानक पुरानी बातें याद आने लगती है। तुझे याद है एक बार मुझे बुखार हुआ था और मैंने तेरा हाथ पकड़ने को कहा था, तूने वादा किया था, पर जब मैं उठी तो तू था ही नहीं। अब मिजुटो भी इमोशन होने की एक्टिंग करने लगता है। इस बार मैं वादा करता हूँ जब तक तू उठेगी मैं यही रहूंगा। अब फ्लैशबैक में इनका 7th ग्रेड वाला लव स्टोरी मोड ऑन हो जाता है। पहले तो ये दोनों ऐसे चिपके हुए थे जैसे इंटरनेट का नया कपल, पर फिर छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे और ग्रेजुएशन के बाद ब्रेकअप कर लिया। फिर किस्मत का ऐसा पंच पड़ा कि प्लॉट गॉड्स ने इनके पेरेंट्स की शादी करवा दी। अब ये दोनों रिश्ते में भाई बहन बन गए, पर हरकते अभी भी वही एक्स वाली है। अब यूमे अपने बीमार होने का बहाना लास्ट स्टेज पर ले आती है, मेरा सामान ला दे। मिजुटो गुलाम मोड में चला जाता है, लेकिन जल्दी ही सच्चाई खुल जाती है। यूमे की तबीयत तो बहुत पहले ही ठीक हो गई थी, बस इसे मिजुटो को फुटबॉल की तरह इधर उधर दौड़ाना था। मिजुटो को गुस्सा आना चाहिए था, पर ये बेचारा अब इतना आदी हो चुका है कि चुपचाप रूम छोड़ने लगता है। तभी यूमे पीछे से बोलती है अब की बार मुझे घोस्ट मत मारना जैसे पिछली बार कर दिया था। 6 महीने पहले यूमे मिजुटो की हर चीज को ऐसे संभाल कर रखती थी जैसे वो कोई प्यार की तिजोरी हो। हर चीज को डिब्बे में जमा कर क्रश की पूजन सामग्री बना लेती थी। अब ये पागलपन लेवल अप हो गया है। यूमे का नया शौक मिजुटो की अंडरवियर सूंघना। अबे ये क्या रोमांस का नया लेवल चल रहा है? पर अचानक पोस्टनेट क्लैरिटी आ जाती है और यूमे अपनी पूरी जिंदगी रिवैल्यूएट करने लगती है। इतना सोचने के बाद भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले सकती तो हल निकालती है। सब मिजुटो की गलती है कि वो अंडरवियर पहनता क्यों है। अब इसे डर लगने लगता है कि मिजुटो कहीं इसे पकड़ न ले, तो सोचती है चुपके से इसे वापस रख देती हूँ। आधी रात को मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल में अपने कमरे से बाहर निकलती है और तभी सामने से मिजुटो आ जाता है। अबे मिजुटो भी यूमे की अंडरवियर सूंघते हुए पकड़ा गया। अबे भाई ये घर चल क्या रहा है? अब दोनों के पास एक दूसरे की पोल खोलने का गोल्डन टिकट मिल गया, तो मामला सुलझाने के लिए रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। यूमे हार जाती है। अबे ये तो ऊपर से बर्बाद हो गई। यूमे की कब्र खुदने वाली थी, तभी
तभी मिजुटो खुद कन्फेस करता है कि उसने कुछ नहीं किया, बस ब्रा फर्श पर गिरी थी और तभी डैड आ गए थे तो उसने बस पकड़कर अपने कमरे में रख दी थी। यूमे, सच सच बता, तूने मेरी ब्रा के साथ कुछ किया तो नहीं? मिजुटो, अबे नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मन ही मन बच गए भाई। फिर दोनों को एहसास होता है कि ये लड़ाई बराबरी पर आ गई है तो डिसाइड करते हैं एक दूसरे से एक फेवर मांगेंगे, फिर बराबर। अब अगले दिन यूमे स्कूल से लौट रही होती है, तभी मिजुटो को एक लड़की के साथ देख लेती है। लड़की की शक्ल बिल्कुल यूमे जैसी। अबे Ctrl+C Ctrl+V वाला सीन है ये। यूमे फुल जासूस मोड में चली जाती है और मिनामी से पूछती है ये लड़की कौन है? मिनामी कूल अंदाज में जवाब देती है, अबे काली बाल और चश्मे वाली लड़कियां तो फोर्टनाइट में डिफॉल्ट स्किन होती है। अब यहाँ एंट्री होती है अमी की, जो मिजुटो की ओहायो रिसलर स्किल्स पर थ्योरी देती है। भाई मिजुटो तो बंदी पटाने में मास्टर है, तेरा क्या ख्याल है? यूमे मन में, अबे नहीं, मिजुटो कोई प्यार का देवता नहीं, ये भोली लड़कियों का शिकारी है। घर पहुँचते ही यूमे को दरवाजे पर किसी लड़की के जूते दिखते हैं। अब इसका दिमाग भूकंप मोड में चला जाता है। मिजुटो लड़की को घर लाया, अबे अब ये फुल FBI मोड में जाकर उन जूतों की फोटो खींच लेती है और फिर मिजुटो को फोन कर देती है ताकि बहाने से उसे बाहर भेज सके। मिजुटो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर बाद में तुझे भी मेरी एक डिमांड पूरी करनी होगी। यूमे, हाँ बाद में देखेंगे। मन में, पहले तू बाहर जा फिर बताती हूँ। अब जैसे ही मिजुटो घर से निकलता है, यूमे अब तो मैं इस लड़की को बचा कर ही रहूंगी, और उसके कमरे में घुस जाती है। यूमे फुल जासूस मोड में थी, सोचा था मिजुटो को पकड़ लूंगी, पर भाई मिजुटो ही उसे पकड़ लेता है। यूमे सोच रही थी कि मिजुटो घर से बाहर चला गया, पर जो आवाज उसने सुनी थी वो उस लड़की की थी। मिजुटो, अबे कौन सी लड़की? मैं तो अकेला हूँ। यूमे, अच्छा तो ये क्या है? मिजुटो की चोरी पकड़ी गई। अबे भाई, मिजुटो ऐसा नाटक कर रहा था जैसे घर में कोई चोर घुस आया हो, पर यूमे ने साफ देखा था तू उसी लड़की के साथ था। मिजुटो बोलता है हाथी कोई, पर तुझे क्या? और फुल थका हुआ एक्टिंग करने लगता है। अब यूमे के दिमाग में डटी डटी थ्योरीज बनने लगती है। थक गया? अबे तो क्या तेरा डेमोलिशन डर्बी चल रहा था उसके साथ? पर मिजुटो भी साइड से चलने वाली बंदियों का मास्टर बनकर एक्टिंग कर रहा था। अब दूसरी साइड यूमे अपने कमरे में ओवर थिंकिंग मोड में चली जाती है और मिजुटो सोच रहा था कि ये लड़की थी कौन? असल में उस लड़की ने मिजुटो को प्रपोज कर दिया था, चलो शादी कर लेते हैं। अबे भाई, पहली बार मिला और सीधा शादी। सस्पेंस क्लियर होता है, वो लड़की असल में मिनामी थी जिसने विग और चश्मा पहन लिया था। मैं मिजुटो से शादी करूंगी ताकि यूमे मेरी सिस्टर बन जाए। अबे ये लड़की पूरी चेसबोर्ड की क्वीन बनी हुई है, सीधा रॉक पेपर सीजर खेलने का प्लान बना लिया, लेकिन बिना रॉक और पेपर के। मिजुटो तो बस कवर स्टोरी है, असली टारगेट तो यूमे है। अब मिजुटो को मदद की जरूरत पड़ी। अबे ये लड़की मुझसे चिपक क्यों रही है? तो कावानामी से फोन पर हेल्प मांगता है। अब कावानामी सच्चाई खोलता है, भाई मिनामी का पहले से एक बॉयफ्रेंड था, वो उसे इतना प्यार देती थी कि लड़का डिप्रेशन में चला गया। भाई 3 महीने में इतना लव दिया कि बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया। अब कावानामी कहता है सीधा बोल दे इसे कि यूमे से दूर रहे, वरना तेरा भी वही हाल होगा। अब मिजुटो आता है बदला लेने। यूमे से कहता है याद है ना तुझे मेरी एक डिमांड माननी थी? यूमे, हाँ बता क्या करना है? मिजुटो, कल मेरे साथ डेट पर चल। यूमे, अबे अगले दिन यूमे डेट के लिए तैयार हो जाती है। मन में सोचती है भाई बहन साथ में बाहर जाते हैं, ये तो नॉर्मल है। पर जैसे ही मिजुटो सामने आता है, यूमे थोड़ा साइड से देखने लगती है और अबे ये तो सच में काफी हैंडसम है। एक्वेरियम की लंबी लाइन में फंस गए ये दोनों, और यूमे का तो हाल ऐसा हो गया जैसे कोई चोरी करते पकड़ा गया हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जमाना गवाह बनकर देख रहा हो कि ये दोनों किसी क्यूट कपल की तरह डेट पर आए हैं। अब लड़की बेचैन थी, लेकिन असली दिक्कत ये थी कि मिजुटो आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा था। उसकी शराफत भरी शक्ल देख देख कर यूमे का दिमाग नहीं बल्कि शरीर पसीने पसीने हो रहा था, और सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं। जैसे ही टिकट मिले, मिजुटो बिना टाइम गवाए यूमे का हाथ पकड़कर अंदर ले गया। लड़की तो वैसे ही नर्वस थी, ऊपर से ये सीधा स्पर्श ज्ञान का झटका, पूरा दिमाग हैंग हो गया उसका। लेकिन बेचारे को क्या पता कि ये पूरा खेल कामिनामी ने प्लान किया था ताकि मिनामी को एहसास हो जाए कि उसका यहाँ कोई चांस नहीं है। लड़की प्यार व्यार के सपने देख रही थी और उधर बेचारा मछलियों को घूरने में बिजी था। मिजुटो को अचानक याद आया कि किसी महापुरुष मतलब कोनामी ने उसे ज्ञान दिया था कि लड़कियों की ड्रेस की तारीफ करना बहुत जरूरी होता है। बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने कह दिया आज तुम अच्छी लग रही हो। बस फिर क्या था, यूमे का तो पूरा सिस्टम क्रैश हो गया, चेहरा टमाटर हो गया। लेकिन वो धीरे से थैंक यू बोलकर नॉर्मल दिखने की कोशिश करने लगी। पर असली समस्या थी मिनामी, जो कोने में से सीसीटीवी कैमरा बनकर इन्हें देख रही थी। मिजुटो ने आखिरी चाल चली, यूमे को और पास खींच लिया, और यूमे बस यूं समझो कि अंदर से फुल फवारा चालू हो गया। लेकिन तुरंत ही उसने अपना एक्सप्रेशन सेट कर लिया, ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर मिजुटो आराम से मछलियों की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि असल में यूमे मछलियों को नहीं बल्कि उसे देख रही थी। इस अजीब से खेल में दोनों ही एक दूसरे के मूव्स भांप रहे थे। फिर मिजुटो ने कावानेमी को फोन लगाया मदद के लिए, लेकिन वो तो देखो और सीखो पॉलिसी पर चल रहा था, साफ मना कर दिया। अब बेचारे को खुद ही कुछ करना था। तभी उसे पता चला कि यूमे कहीं खो गई है। उसे लगा अब मिजुटो उसे सुनाएगा, लेकिन उल्टा उसने सारी गलती खुद पर ले
ले ली। युमे इतनी हैरान हुई कि सीधा बोल पड़ी, तुम्हें ये बोलना ही नहीं था, और झट से फोन काट दिया। अब लड़की के दिमाग में सवालों की सुनामी आ गई। आज मिजुटो इतना अच्छा क्यों बन रहा है? ये सब दिखावा है या कुछ और? वो सोचने लगी कि लाइब्रेरी में कितनी बार टकराए थे और कैसे एक दिन मिजुटो ने उसे बाहर चलने को कहा था। वो उसे एक भीड़ भाड़ वाले फेस्टिवल में ले गया था और वहाँ दोनों अलग हो गए। युमे एक कोने में बैठी रह गई, बिल्कुल लूजर की तरह। उसके पैरों में पहनी सैंडल जान की दुश्मन बनी हुई थी। और जब मिजुटो का कॉल आया तो वो रोते हुए सॉरी बोलने लगी, लेकिन लड़के ने कुछ और नहीं कहा, बस इतना कि वही रुको, मैं आ रहा हूँ। युमे अपनी ही तकलीफ में डूबी हुई थी। मन ही मन अपने माता पिता को कोस रही थी कि काश उस रात उन्होंने सेफ्टी का ख्याल रखा होता। लेकिन तभी मिजुटो प्रकट हुआ एक मसीहा की तरह और उसे एक ड्रिंक ऑफर कर दी। लड़का खुद थका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपने जज्बातों को मजबूती से संभालते हुए कहा, आज भी मेरी फीलिंग्स वही है, डरने की जरूरत नहीं है। फ्लैशबैक खत्म। आज फिर वही सीन दोहराया जाता है। मिजुटो एक ड्रिंक के साथ लौटता है, लेकिन इस बार हल्के फुल्के अंदाज में कहता है, अगर तुम नक्शे पढ़ना सीख लो तो मुझे इतनी मेहनत न करनी पड़े। युमे ने भी कमर कस ली और दोनों के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक शुरू हो गई। इसी बीच मिनामी दूर से इनकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लगते हैं। मिजुटो खुद सोचने लगा कि जो चीजें वो कभी युमे में पसंद करता था, ब्रेकअप के बाद वही चीजें उसे चिढ़ाने लगी। लेकिन अब जब सच्चे प्यार की बेड़ियां हट चुकी थी तो युमे उतनी भी असहनीय नहीं लग रही थी जितना वो खुद को दिखाती थी। खैर, मस्त दिन बिताने के बाद युमे समझदारी दिखाते हुए पहले ही घर चली गई ताकि उनके माता पिता को शक न हो। लेकिन जैसे ही वो गई, मिनामी दबे पाव प्रकट हो गई। उसने मिजुटो से अपने घर में घुसपैठ करने के लिए माफी मांगी और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज युमे को मत बताना। मिजुटो ने भी शराफत दिखाई, ठीक है, लेकिन शराफत से रहोगी तो ही। अब मिनामी ने शादी के अपने सपने को छोड़ने की जगह नया दाव खेला। अब वो छुपकर नहीं आएगी, बल्कि युमे की प्यारी सहेली बनकर घर में एंट्री मारेगी। उधर युमे अभी भी उत्तरों को लेकर कंफ्यूज थी और सोच रही थी, आखिर ये जूते थे किसके? मिजुटो के घर लौटते ही युमे ने अपना असली रंग दिखाया। उसने अपने पुराने चश्मे निकाले और फरमान सुना दिया, अब पोज मारो, पूरी फोटो शूट करूंगी। बेचारे को मजबूरी में स्टैंड बनना पड़ा। उसकी बेइज्जती की पूरी गैलरी तैयार करने के बाद युमे ने लास्ट स्टेज पर एक और डिमांड रख दी। मिजुटो को उसे पीछे से गले लगाना था और प्यार भरी झूठी बातें कान में फुसफुसानी थी। अगले दिन मिनामी और युमे जब बातें कर रही थी तब कावानामी ने मिजुटो को एक सीक्रेट टिप दी, अगर मिनामी कभी हद पार करे तो मेरे पास आना। मिजुटो ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुई हो? कावानामी ने हाँ कह दिया और तभी मिजुटो को झटका लगा, अच्छा तो तू ही वो बंदा है जिससे मिनामी ने स्कूल में डेटिंग की थी। कुछ दिन बाद मदर्स डे पर युमे ने मिजुटो से कहा, चलो माँ के लिए गिफ्ट लेने चलते हैं। पहले तो मिजुटो ने ठुकरा दिया, लेकिन फिर युमे क्यूट बनकर वापस आई और बेचारे को झुकना ही पड़ा। चलो ठीक है। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद दोनों एक खूबसूरत गुलदस्ता लेकर घर लौटे, लाल और गुलाबी गुलाबों से भरा हुआ। माँ को देते हुए बड़े इमोशनल अंदाज में बोले, आप हमेशा हमारे लिए थी, ये आपके लिए है। माँ इतनी भावुक हो गई कि खुशी के आंसू छलक पड़े और वो वहाँ से भाग गई। युमे तो इस पर बहुत खुश थी, लेकिन मिजुटो के चेहरे पर अचानक से गंभीरता आ गई। शाम को युमे नीचे आई तो देखा मिजुटो अपनी माँ के मेमोरियल के पास चुपचाप बैठा था। पहली बार वो मिजुटो को थोड़ा खुलते देखती है। वो बताता है कि जब उसकी माँ का निधन हुआ था तब वो बहुत छोटा था, इसलिए उसे ज्यादा यादें नहीं है। युमे को समझ आता है कि शायद वो अंदर से बहुत अकेला महसूस कर रहा है। सहानुभूति दिखाने के लिए वो धीरे से अपना सिर मिजुटो के कंधे पर रख देती है, लेकिन अगर ये ज्यादा देर चला तो हो सकता है कि ये मोरल सपोर्ट से ऑरल सपोर्ट में बदल जाए। थोड़ी देर बाद मिजुटो का दिमाग जो कभी कभार ही चलता है आखिरकार काम करता है। वो युमे से कहता है कि शायद उन्हें अपने पेरेंट्स को थोड़ा अकेला छोड़ देना चाहिए। मतलब साफ था, नैन वेले शादीशुदा कपल्स दिन रात रगड़ते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमारी वजह से खुद को रोक रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें भी मौका दिया जाए। युमे की आंखें फटी की फटी रह गई। मिजुटो ने सुझाव दिया कि वो दोनों एक रात के लिए कहीं बाहर रुक सकते हैं। युमे के दिमाग में सीधे कार्ड अलार्म बज उठा और जब मिजुटो ने लव होटल का जिक्र किया तो युमे की आत्मा तक कांप गई, लेकिन युमे ने तुरंत ठुकरा दिया। मैं अपनी पहली बार उन चादरों पर नहीं बिताने वाली जो पहले ही न जाने कितनी लड़कियों के आंसुओं से भीगी हुई है। अगले दिन मिजुटो ने एक नया प्लान सुझाया, मैं कावानामी के घर रुक जाऊंगा और तुम मिनामी के घर, दोनों पड़ोसी ही तो है। युमे को भी ये ठीक लगा। कुछ दिनों बाद जब दोनों कावानामी की बिल्डिंग पहुँचे तो मिनामी मिजुटो को धन्यवाद देने लगी कि उसने उसे एक रात युमे के साथ बिताने का मौका दिया। तभी कावानामी ने मिजुटो का एक पुराना राज खोला, वैसे तूने कभी युमे के चुकजुक देखे हैं और कब? मिजुटो ने तुरंत बात घुमा दी, लेकिन कावानामी ने मौका नहीं छोड़ा। वो जानता था कि युमे पास के ही कमरे में थी और उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर दिया। युमे को गुस्सा आ गया। तुरंत ही उसने मिजुटो को टेक्स्ट भेजा, तू कितना गंदा आदमी है। दूसरी तरफ कावानामी इस पूरे सीन का मजा ले रहा था, जबकि बेचारा मिजुटो तो बेकसूर था। बदला लेने के लिए मिजुटो ने कावानामी को रस्सी से बांध दिया और जोर जोर से उसका बचपन का लिखा हुआ एक क्रिंजी कविता संग्रह पढ़ने लगा। उस कविता में लिखा था, मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा ताकि मिनामी से शादी कर सकूं और उसे हमेशा सेफ रख सकूं।
सकूं। मिनामी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तूने मुझसे शादी करने के सपने देखे थे। तो रात में किस्मत ऐसी चमकी कि चारों एक ही रेस्टोरेंट में पहुंच गए। अब भले ही कावानामी और मिनामी एक दूसरे को जन्मजात दुश्मन दिखाने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन दोनों को पता था कि दूसरे को खाने में क्या पसंद है। कसम से ये नफरत है या अधूरी मोहब्बत। थोड़ी देर बाद मिजुटो पानी पीने के लिए गया, लेकिन वहाँ खड़ा होकर सोचने लगा कि कौन सा ड्रिंक ले। तभी यूमे आई और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के नाम पर सारे ड्रिंक्स को एक ही गिलास में मिला दिया। मिजुटो ने भी यूमे की नकल मारी, लेकिन जब दोनों टेबल पर लौटे तो कावानामी और युमा ने उनका जमकर मजाक उड़ाया। वाह, ग्रुप प्रोजेक्ट के दो सबसे बड़े बेवकूफ। बात यही नहीं रुकी। मिनामी ने मौका देखकर मिजुटो से चिपकना शुरू कर दिया और मुझे जापानी साहित्य पढ़ा दो प्लीज कहकर मासूमियत दिखाने लगी। मिजुटो ने झुझलाते हुए पूछा, तू इतनी चिपक क्यों रही है? मिनामी ने बड़े ही मासूम चेहरे से जवाब दिया, यूमे को जलाने के लिए। फिर घुमा के कहा, यूमे तू भी मुझसे चिपक जा। मिजुटो ने सोचा कि ये ड्रामा और न बढ़े तो उसने कहा, यूमे ही मिनामी को पढ़ा दे, ये मुझसे ज्यादा अच्छी टीचर है। मतलब सीधे सीधे कहा, मुझे बख्श दो। घर लौटकर मिजुटो मिड-टर्म की पढ़ाई में जुट गया और दूसरी ओर कावानामी उसके बिस्तर पर लेटा ग्रुप चैट में उल्टा सीधा भेजने में बिजी था। यूमे ने उसे टोका, तेरी भी परीक्षा है, पढ़ ले थोड़ा। कावानामी ने मिजुटो से पूछा, ये टेस्ट कितने कठिन है? मिजुटो ने उसे डराते हुए कहा, इतने मुश्किल कि मैं भी पास होने के लिए मेहनत करता हूँ। कावानामी को झटका लगा, लेकिन फिर मिजुटो ने उसे तसल्ली दी, अगर सिर्फ पास होना चाहता है तो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कावानामी ने ठान ली कि उसे मिनामी से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। मतलब असली कंपटीशन इज्जत की नहीं, गर्लफ्रेंड की है। अब उसने रात में मिजुटो के साथ पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। रात में मिजुटो बालकनी में जाकर तारों को निहार रहा था, तभी देखा कि यूमे भी वही खड़ी थी। हल्की फुल्की बातें शुरू हुई और फिर दोनों अपने ब्रेकअप से पहले के दिनों की यादों में खो गए। यूमे ने हिचकिचाते हुए पूछा, हम सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से साथ हैं, पर क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम अलग हो जाएंगे? मिजुटो ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, हम अब स्टेप सिबलिंग्स हैं, शायद जिंदगी भर यही बने रहेंगे। कुछ दिन बाद मिनामी ने यूमे से कहा, चल साथ में घर चलते हैं। यूमे ने जवाब दिया, नहीं, मैं पहले स्टडी हॉल जाऊंगी। उसी वक्त मिनामी की दोस्त टपक पड़ी और सीधे यूमे को समझाने लगी, तू बेकार में टाइम वेस्ट मत कर, तुझे मिड टर्म में टॉप करना है। घर लौटकर यूमे को अपने मिडिल स्कूल के दूसरे साल की याद आई, जब पहली बार कोई उससे ज्यादा नंबर लाया था, और वो कोई और नहीं बल्कि मिजुटो था। अपनी टॉप पोजीशन वापस पाने के लिए उसने रात दिन पढ़ाई झोंक दी, नींद की बलि चढ़ा दी और फाइनल्स में पहला स्थान पा लिया। लेकिन फिर एक दिन उसे समझ आया कि मिजुटो को अपने नंबरों की जरा भी परवाह नहीं थी। मतलब उसकी ये दुश्मनी सिर्फ उसके अपने दिमाग में थी। एक दिन जब लाइब्रेरी में दोनों टकराए तो यूमे को पहली बार अंदर से कुछ कुछ महसूस हुआ। अभी वो सोच ही रही थी कि उसकी नजर पड़ी। मिजुटो सोफे पर पैर पसार कर आराम से बैठा था। उसे देखकर यूमे ताना मारने लगी, देख लेना इस बार भी तू सेकंड ही रहेगा। मिजुटो ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, इस बार तो मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। अगले दिन परीक्षा से पहले मिजुटो ने यूमे को उबासी लेते हुए देखा और पूछा, टॉप रहने के लिए अपनी नींद कुर्बान करना वाकई जरूरी है? यूमे ने जवाब दिया, लोग मुझे मेरे अच्छे ग्रेड्स की वजह से पसंद करते हैं, इसलिए मुझे हमेशा टॉप पर रहना होगा। पहली परीक्षा के बाद यूमे ने खुद का अनुमानित स्कोर 94 मार्क्स निकाला, लेकिन तभी उसे ख्याल आया मिजुटो का सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जापानी लिटरेचर है। अगर उसने पूरे 100 लाए तो मतलब मिजुटो उससे 6 नंबर आगे हो जाएगा। इसका पता लगाने के लिए यूमे चुपचाप मिजुटो के कमरे में घुस गई। वहाँ उसने देखा कि उसके प्रश्न उत्तर में लास्ट के कुछ सवालों के जवाब ही नहीं थे। तुरंत उसने मिजुटो से पूछा, तूने ये सवाल छोड़े क्यों? मिजुटो ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, समय खत्म हो गया था। यूमे को झटका तब लगा जब उसने देखा कि मिजुटो ने परीक्षा खत्म होने से 10 मिनट पहले ही लिखना बंद कर दिया था। मतलब या तो वो झूठ बोल रहा था या फिर जानबूझकर उसने सवाल छोड़े थे। इससे दोनों के बीच जंग छिड़ गई और गुस्से में यूमे अपने कमरे में चली गई। रिजल्ट के दिन यूमे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को टॉपर मान रही थी, लेकिन जब उसने रिजल्ट शीट देखी मिजुटो का नाम पहले नंबर पर था। इसी बीच मिजुटो वहाँ आकर उसके चेहरे पर जीत थूक देता है। तभी यूमे को समझ आता है कि उसने बाकी सब्जेक्ट्स में परफेक्ट स्कोर किया था ताकि जापानी लिटरेचर में छोड़े गए सवालों के बावजूद पहला स्थान उसी का रहे। यूमे को लगा कि अब जब वो टॉप पर नहीं है कोई भी उसका दोस्त नहीं रहेगा। लेकिन तभी मिनामी और उसकी बाकी सहेलियां दौड़ती हुई आई और पहले जैसा ही बिहेव किया। तभी उसे समझ आया कि मिजुटो ने ये सब उसे सिखाने के लिए किया था कि उसके ग्रेड्स से उसकी वैल्यू तय नहीं होती। थैंक यू बोलने गई पर सीन कुछ और था। इस एहसास से भरी यूमे लाइब्रेरी में मिजुटो को थैंक यू बोलने गई, लेकिन वहाँ उसने मिजुटो को अपनी क्लासमेट हिगाशिरा के साथ देखा। उसका दिमाग तुरंत सायरन बजाने लगा, ये कमीना इसकी लाइन मार रहा है। मिजुटो हिगाशिरा से पूछ रहा था कि किसी से दोस्ती करने का मतलब क्या होता है, लेकिन हिगाशिरा के जवाब उसके बेकार बॉयफ्रेंड चॉइसेस से भी खराब निकले। बात खत्म कर मिजुटो जाने ही वाला था कि हिगाशिरा ने उससे अपने मोजे पहनाने की रिक्वेस्ट कर दी। जब वो उसकी मदद कर रहा था तब उसने महसूस किया कि हिगाशिरा शायद उसकी पहली दोस्त है जिससे वो सच में क्लिक कर पाया है। बाद में जब यूमे और मिनामी उनसे टकराई मिजुटो ने हिगाशिरा को अपनी नई दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस किया।
मिनामी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन मिजुटो ने उसे रोकते हुए कहा, जरा उसकी पर्सनल स्पेस का ख्याल रखो, ये थोड़ी शर्मीली है। इतना सुनते ही यूमे बिना कुछ कहे वहाँ से चल पड़ी और मिनामी उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ी। घर लौटते ही यूमे का दिमाग भन्ना गया जब उसने मिजुटो को किसी नई लड़की के साथ देखा, लेकिन फिर उसे याद आया कि अब ये जनाब उसके सौतेले भाई हैं, तो जलने का कोई फायदा नहीं। अगले दिन मैडम का व्यवहार एकदम बदल गया। इतनी केयरिंग बनने लगी कि खुद मिजुटो को शक होने लगा, ये कौन है और मेरी एक्स कहाँ गई। बेचारे ने ये सब हिगाशिरा को बताया तो उसने सीधा ज्ञान दे दिया, भाई जब किसी की जिंदगी की शांति हिलती है तो दिमाग हिलडुल के उल्टी हरकतें करने लगता है। बस मिजुटो को समझ आ गया कि अब यूमे को कैसे संभालना है। उसने हिगाशिरा को शुक्रिया कहा और बोला, अब तो तू मेरे सामने फुल चिल कर सकती है। शाम को मिजुटो सीधा यूमे के कमरे में घुस गया और दीवार से टिका दिया। यूमे का दिल धक धक करने लगा जैसे कोई बम फटने वाला हो। मिजुटो ने पहले हल्का छेड़ा, फिर एकदम साफ साफ बोल दिया, देख ये जो अजीब हरकतें कर रही है ना, मुझसे नहीं झेली जा रही। यूमे पहले हड़बड़ाई, फिर धीरे से कबूल लिया, सुन मुझे हिगाशिरा से जलन हो रही है। उसने आगे सफाई दी कि जब वे डेट कर रहे थे तब भी वो उसे फैमिली नेम से बुलाती थी, लेकिन ये हिगाशिरा तो सीधा मिजुटो कह रही है। इससे उसकी आत्मा हिल गई। फिर उसने धीरे से पूछा, भाई से जलन रखना सही है क्या? मिजुटो ने एक सेकंड को सोचा, फिर बोला, भाई ये तो पूरा हॉरर शो लग रहा है। लेकिन फिर मजाक में कहा, वैसे मुझे तो पहले दिन से ही पता था कि तू थोड़ी अजीब है। यूमे की टेंशन छू हो गई और वो हल्का महसूस करने लगी। अगले दिन हिम्मत जुटाकर हिगाशिरा को हाय बोला, लेकिन उसकी चाल में कुछ गड़बड़ थी। जब मिजुटो से पूछा तो पता चला कि मैडम को ऐसा लग रहा था कि हिगाशिरा उसे लाइन मार रही है। हिगाशिरा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि गुस्से में बोल पड़ी, काश मैं लड़का होती। मिजुटो ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, भाई जो लड़की मुझसे प्यार करेगी वो मेरे सामने ऐसी बकवास तो कभी नहीं बोलेगी। और इस तरह सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। बाद में यूमे को अचानक याद आया कि उसने एक बार मिजुटो को लव लेटर लिखकर उसके शू लॉकर में रखने का प्लान बनाया था, लेकिन जब असल में करने की बारी आई दम निकल गया। उससे पहले की हिम्मत जुटाती मिजुटो वहाँ एंट्री मार गया। अब क्या करे, जल्दी से लेटर छुपा लिया और ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यूमे ने सोचा कि बाद में फिर कोशिश कर सकती है, लेकिन फिर दिमाग में अलार्म बजा, आज समर ब्रेक से पहले का आखिरी दिन है, अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगी। तो मैडम ने सीधा पुरानी परंपरा अपनाई, लव लेटर हाथ में पकड़ा और मिजुटो के सामने धर दिया। मिजुटो चुपचाप लेटर पढ़ रहा था और उधर यूमे का दिल इतना थरथरा रहा था कि ऐसा लग रहा था दिल के अंदर बैटल रॉयल चल रहा हो। उसे डर था कि अगर ये लव लेटर पढ़ते ही सीधा रिजेक्ट करके ब्लॉक मार दे तो, लेकिन नहीं, भाई ने पूरा दिल खोल दिया और उसे एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरह मिडिल स्कूल में ही मैडम को पहला बॉयफ्रेंड मिल गया। कट्टू वर्तमान, हिगाशिरा को एक अनजान लेटर मिलता है जिसमें किसी ने उसे लोकल रेस्टोरेंट में बुलाया था। मैडम एक्साइटेड होकर वहाँ पहुँचती है, लेकिन वहाँ यूमे और मिनामी बैठे हंस रहे थे। उन्होंने बताया कि ये सब बस मजाक था, तुझे डराने के लिए। मिनामी ने मजाक को और खींचते हुए कहा, वैसे हमें तुम्हारा सबसे बड़ा राज पता चल गया है। बेचारी हिगाशिरा पसीना पसीना हो गई और सोचा, ओ तेरी, कहीं इन्होंने मेरा वीट्यूबर वाला सीक्रेट तो नहीं पकड़ लिया। पर असली टॉपिक ये था कि क्या तुझे सच में मिजुटो पसंद है। हिगाशिरा खुद भी कंफ्यूज थी, तो मिनामी ने उसकी बत्ती जलाने के लिए उसके कान में ऐसा गंदा गूगल ट्रांसलेट किया कि हिगाशिरा की इमोशनल डैमेज हो गई। बस फिर क्या, मैडम का अंदर का गीजर चालू हो गया। अब सबको कंफर्म हो गया कि हाँ भाई इसे क्रश तो है ही। मिनामी ने तुरंत ऑफर दे दिया, चल मैं तेरा जुगाड़ करवा देती हूँ। लेकिन हिगाशिरा बोली, नहीं मुझे सब ऐसे ही ठीक लग रहा है। यूमे ये सुनकर फ्लैशबैक मोड में चली गई। उसे याद आया जब वो खुद मिजुटो को लव लेटर देने में इतना डर रही थी कि हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। तो यूमे ने उसे मोटिवेशनल स्पीच दी, जा बेटा जाकर मिजुटो को पटा ले। अब हिगाशिरा ने ठान लिया कि वो मिजुटो को ऐसा लाइन मारेगी कि भाई खुद आकर कहेगा, चल मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। अगले दिन प्लान बना, ऐसे बिहेव कर जैसे तुझे फर्क ही नहीं पड़ता और फिर सही मौके पर वार कर। लेकिन भैया मिजुटो तो इतना भाव शून्य निकला कि उसने हिगाशिरा की तरफ देखा तक नहीं। तभी मिनामी बोली, अब इसका लेवल 2 एक्टिवेट करना पड़ेगा और हिगाशिरा को ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स दी जिससे कोई भी लड़का फिदा हो जाए। पर अफसोस मिजुटो पर वो भी काम नहीं किया। अब हिगाशिरा को लगने लगा कि शायद किसी फ्रेंड पर क्रश रखना ही गलत है। आखिर में यूमे और मिनामी ने मिलकर फैसला लिया, इसकी फुल मेकओवर करेंगे, फिर देखेंगे मिजुटो का क्या हाल होता है। और भाई मेकओवर के बाद हिगाशिरा जब वापस लाइब्रेरी पहुंची तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंस्टाग्राम मॉडल रैंप वॉक कर रही हो। बेचारा मिजुटो उत्साह में इतना टेंशन में आ गया कि खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। हिगाशिरा धीरे धीरे मिजुटो के पास खिसक रही थी और उधर भाई स्लाइडिंग मूव्स मारकर खुद को दूर कर रहा था। आखिर में बोल पड़ा, भाई ये मेरी पर्सनल स्पेस है, अंदर घुसने की जरूरत नहीं। लेकिन हिगाशिरा भी चैलेंज एक्सेप्टेड वाले मूड में थी। उसने बोला, लाओ भाई अब देखती हूँ तू क्या करेगा। और धड़ाम मिजुटो को हेडलॉक में ले लिया, फिर मस्ती मस्ती में उसके बाल बिगाड़ दिए और जब शर्मिंदगी हुई तो सीधा कंघी थमा दी कि ठीक कर दे। अब दूसरी लड़कियों ने उसे प्रेशर देना शुरू कर दिया, अब तो कन्फेशन कर दे। पर हिगाशिरा बोली, अभी जल्दी है यार, पहले थोड़ी गेमिंग कर लूं। तभी अमी ने एकदम प्रो लेवल एडवाइस दे दी, टाइम का वेट मत कर, जो भी चांस मिले उसी में वार कर। यूमे ने भी फुल गुरु ज्ञान दिया, मिजुटो को
साथ घूमना पसंद है। पहले उससे रोज टहल और फिर धीरे धीरे दिल की बात निकाल। फिर अगली शाम ग्रैंड कन्फेशन की तैयारी हुई। हिगाशिरा मिजुटो को स्कूल के पीछे बुलाती है और सारा दर्द निकालना शुरू कर देती है। सबको मैं हमेशा एनोइंग लगी, पर तूने मुझे सच्चा दोस्त माना, इसलिए मैं अब दोस्त से ज्यादा बनना चाहती हूँ। मिजुटो पहले तो फ्लैट हो गया, बोला अरे वाह तू और मैं बढ़िया मैच हो सकते हैं, लेकिन फिर दुख भरी सच्चाई बाहर निकाल दी। पर मैं हाँ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा दिमाग पहले से किसी और लड़की में उलझा हुआ है जो इस लायक भी नहीं। अब युमे जो पीछे स्पाई मोड में छुपकर सब सुन रही थी, उसके होश उड़ गए। अबे मिजुटो मुझे लेकर इतना सीरियस क्यों है? हम तो बस स्टेप सिबलिंग्स हैं। अगले दिन सब नॉर्मल होने का नाटक करने लगे, लेकिन हिगाशिरा ने कसम खा ली, अब मैं इस लड़के की लाइब्रेरी के सारे नॉवेल चेक करके ही रहूंगी, जिससे पता चले कि इसकी फैंटेसी में कौन कौन सी अप्सराएं बसी है। वो मिजुटो से ऐसे जोक्स मारने लगी कि भाई का दिमाग ही घूम गया। मिजुटो ने गुस्से में कहा बस कर, और हिगाशिरा सीधा उसके पास जाकर चिपक गई और बोली सॉरी सॉरी, गलती हो गई। जोक्स छोड़कर असली मकसद ये था कि पुराने नॉवेल्स उधार लेने हैं। फिर जैसे ही हिगाशिरा लड़कियों से मिलने गई तो वो एकदम भिखारी मोड में थी। लड़कियों ने इंसानियत के नाते उसका दूसरा मेकओवर किया और इस बार उसे हॉरर मूवी में सबसे पहले मरने वाली व्हाइट लड़की बना दिया। अब हुआ ये कि ड्रेस तो बढ़िया थी, लेकिन कप साइज ने ऐसा तहलका मचाया कि पूरी की पूरी फिटिंग ही गड़बड़ा गई। अब बेचारे कपड़े ही वाइब चेक में पास नहीं हो रहे थे, तो एक के बाद एक ड्रेस चेंज होती गई। आखिर में मिनामी ने आइडिया दिया, भाई इसे ढीले ढाले कपड़े पहना दो जैसे युमे पहनती है। लेकिन फिर युमे को अपना स्टाइल चेंज करना पड़ा ताकि क्लोन सिबलिंग्स ना लगे। अब जैसे ही युमे चेंज करने लगी, उसे फ्लैशबैक मार गया। पहले तो डैडी की गुड गर्ल वाली लुक रखती थी, लेकिन जब मिजुटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसने एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। एक दिन फुल मेहनत करके तैयार हुई और मिजुटो ने पहली बार तारीफ कर दी, लेकिन उसके साथ ही एक पजेसिव बम फोड़ दिया, मिनी स्कर्ट बाहर मत पहनना। बस युमे का दिल पिघल गया। तभी से उसकी पूरी वार्डरोब बदल गई, बस मिजुटो की अप्रूवल पाने के लिए। अब इतने साल बाद पहली बार फिर से टाइट टी शर्ट और स्किनी जीन्स पहनी और खुद की हॉटनेस पर खुद ही फिदा हो गई। इधर हिगाशिरा ढीले कपड़ों में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही मिजुटो का टेक्स्ट आया, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस रॉकेट की स्पीड से बढ़ गई। अगले दिन हिगाशिरा मिजुटो के घर पहुंची और उसके पेरेंट्स को देखकर ऐसा लगा जैसे आज तो बेटा गेम ओवर। जैसे ही कमरे में घुसे, युमे स्पॉन्ज बॉब स्टाइल में पॉपअप हो गई और हिगाशिरा की मस्ती का कबाड़ा कर दिया। लेकिन हिगाशिरा ने कोई परवाह नहीं की, सीधा मिजुटो के बेड पर जंप मारा और बोली भाई अब तो रिजेक्शन मिल चुका है, अब कौन सा डर। फिर कुछ देर बाद बॉडी पेन का बहाना बनाकर मिजुटो से शोल्डर मसाज मांग लिया और मसाज शुरू होते ही इतनी सस्पेक्ट साउंड्स निकालने लगी कि युमे का दिमाग ही घूम गया। युमे गुस्से में चिल्लाई, भाई कुछ तो प्राइवेट स्पेस का सेंस रखो। लेकिन मिजुटो ने कूल अंदाज में जवाब दिया, हर इंसान के अपने बाउंड्रीज होते हैं। अब हिगाशिरा ने और गियर बदला और बोली, यार मुझसे झुककर मोजे नहीं पहने जाते, तू ही पहना दे। युमे, भाई अब तो लिमिट क्रॉस हो रही है। फिर बाद में युमे ने हिगाशिरा से पूछा, तू इतनी कूल कैसे है? मिजुटो को सिर्फ दोस्त मानकर कैसे जी रही है? हिगाशिरा ने एकदम फीलिंग्स वाला डायलॉग मारा, अगर मिजुटो कोई और नया दोस्त बना ले तो मैं जरूर जलूंगी। अब युमे को समझ आया कि हिगाशिरा का असली इरादा टेरिटोरियल गर्लफ्रेंड बनने का नहीं, बल्कि मिजुटो की जिंदगी में अपनी यूनिक जगह बनाने का है। अब हुआ ये कि हिगाशिरा को बाथरूम ड्रॉप करने के बाद युमे ने मिजुटो से सीधा सवाल ठोक दिया, भाई तू हिगाशिरा के आगे इतना सिम्प क्यों बन रहा है? मिजुटो ने एकदम नॉर्मल अंदाज में कहा, भाई ये हमारे बीच आम बात है। लेकिन युमे को कहाँ मानना था, उसने सीधा अपनी स्टॉकिंग्स निकाली और मिजुटो को पहनाने के लिए कह दिया। मिजुटो हिचकिचाते हुए हाँ बोल दिया, लेकिन तभी उसकी रोमांटिक मूवी का ब्रेक इंटरवल हो गया। हिगाशिरा का मैसेज आ गया, बचाओ तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे तुम्हारी एक्स जैसा बिहेव कर रहे हैं। अब मिजुटो ने हिगाशिरा को घर छोड़ा और हिगाशिरा बोली, भाई तेरे पेरेंट्स तो मुझे तेरी एक्स ही मान बैठे, मैंने उन्हें बता भी दिया कि मुझे रिजेक्शन मिला है और अभी तक सदमे में हूँ। अब हिगाशिरा ने फ्री कंसोलिंग पास मांग लिया, कभी कभी मुझे चुप करा दिया कर, दर्द में आराम मिलेगा। मिजुटो ने हम कहकर मूड बनाया, लेकिन जैसे ही हिगाशिरा निकली उसे वो पुराने लाइब्रेरी वाले दिन याद आ गए। फ्लैशबैक, मिजुटो को याद आया कि कैसे वो और युमे लाइब्रेरी में बुक पढ़ने के बहाने रोमांटिक स्टोरी बना रहे थे, और फिर उसे वो गली वाला किसिंग सीन भी याद आ गया। अगले दिन मिजुटो ने उसे घर बुलाया क्योंकि घर खाली था और भाई ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। युमे थोड़ी नर्वस थी क्योंकि पहली बार किसी लड़के के घर जा रही थी, लेकिन उसने एक शर्त रख दी, अगर तूने किसी और लड़की को इस कमरे में बुलाया तो मैं भड़क जाऊंगी। अब जैसे ही युमे ने मिजुटो के बेड पर कब्जा जमाया, उसने देखा कमरे में बस किताबें ही किताबें भरी पड़ी है। युमे थोड़ी शर्माते हुए झुकी और धीरे धीरे किस के लिए मूव करने लगी, लेकिन मिजुटो ने अचानक नॉवेल उठा ली और बोला, चल एक चैप्टर पढ़ते हैं। युमे, भाई तू सच में नॉवेल पढ़ना चाहता है या फिर मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है? खैर चैप्टर खत्म हुआ और युमे फिर से ट्राई करने लगी, लेकिन इस बार मिजुटो ने बोला, यार मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ वरना तेरे पेरेंट्स टेंशन लेंगे। युमे, भाई ये नेटफ्लिक्स और नो चिल वाला क्या सीन है? मिजुटो ने युमे को घर छोड़ा, लेकिन खुद ही पछता रहा था। भाई प्लान तो कुछ और था, लेकिन दिमाग कहीं और ही चला गया। नए सेशन का पहला दिन, अब थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ और मिजुटो क्लास 1 में
हैं और यूमे क्लास 3 में थी। यूमे उदास हो गई और बोली, तेरे बिना क्लास बोरिंग लग रही है। मिजुटो ने एकदम चिल मूड में जवाब दिया, कोई नहीं, लाइब्रेरी में फिर से वही पुराने दिन दोहरा सकते हैं। अब यूमे भागते भागते लाइब्रेरी पहुंची, लेकिन थोड़ी लेट हो गई। जैसे ही पहुंची उसने हैप्पी फेस के साथ मिजुटो को बताया, भाई मैंने आज नया दोस्त बना लिया। यूमे ने बताया कि वो किसी लड़की को अपने पसंदीदा बुक के साथ देखा और मिजुटो की दी गई कॉन्फिडेंस से बात करने की हिम्मत जुटाई। शुरुआत में तो मैडम के नए दोस्त की इतनी तारीफें चली कि बेचारे मिजुटो को खुद की मौजूदगी पर शक होने लगा। हालत ऐसी हो गई कि अपने ही प्लान कैंसिल कर दिए। दोस्ती कम, किसी वीआईपी से मुलाकात ज्यादा लग रही थी। फिर जैसे जैसे नए दोस्त बनते गए मिजुटो अकेलेपन की महिमा को अनुभव करने लगा। सोच रहा होगा, भाई मैं इंसान हूँ या पुराना मोबाइल चार्जर जिसे नया मिलते ही छोड़ दिया जाता है। एक दिन मैडम बड़ी अदब से मिजुटो से मिली और फरमान सुना दिया, भाई लाइब्रेरी नहीं आ सकती, अपने नए दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ। मतलब टका सा जवाब। मिजुटो ने भी सोचा, अबे ये कोई दोस्तों का गैंग है या 24 एक साथ कस्टमर सपोर्ट। रास्ते में भी मैडम बस अपनी नई दोस्त मंडली की गाथाएं सुनाती रही और मिजुटो ने दिमागी स्नूज बटन दबाकर खुद ही घर जाना बेहतर समझा। भाई बेचारे के कानों की ऐसी कसरत हो गई थी कि अब स्पीकर भी फेल लगते। बाद में मिजुटो को अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। सोचा चलो कल माफी मांग लूंगा। उधर यूमे भी अपने दोस्तों की मीटिंग स्किप करके चेक करने आ गई कि मिजुटो जिंदा भी है या पूरी तरह दोस्ती के सूखे में सूख गया है। लेकिन जब उसने देखा कि जनाब लाइब्रेरी में किसी और लड़की से गप्पे मार रहे हैं तो शक का बादल छा गया। बिना जांच पड़ताल के सीधा फैसला, तू मुझे धोखा दे रहा है। मिजुटो बेचारा सफाई देता रह गया कि बस किताब का सुझाव मांग रही थी, लेकिन मैडम को तो बस जासूसी सीरीज का प्लॉट मिल गया था। कॉट इन चार के टाइप शक था। घर पहुंचकर यूमे को खुद ही समझ आ गया कि ये महज गलतफहमी थी, लेकिन फिर भी दिल में खटास रह गई। मिजुटो की हालत ऐसी थी जैसे कड़ाही में पकते समोसे गर्मी से तड़प रहे थे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया जो इतना बड़ा केस बन गया। अगले दिन संयोग से दोनों की मुलाकात बुक स्टोर में हो गई। मिजुटो ने समझदारी दिखाते हुए कहा, देख भाई जो हो गया सो हो गया, अब रिलेशनशिप रिपेयर कर लेते हैं। मामला थोड़ा संभल गया लेकिन अभी भी दूरियां बनी रही। फिर यूमे की नजर एक फेस्टिवल पोस्टर पर पड़ी और दिल में घंटियां बज उठी। वो चाहती थी कि मिजुटो उसे ढूंढे पर खुद बोलने की हिम्मत नहीं थी। बस कोने में बैठी सोचती रही कि शायद पिछली बार की तरह वो खुद आ जाए। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी जहाँ लड़का बिना बुलाए ही हीरो बन जाए। थोड़ी देर बाद दिमाग का बल्ब जला और समझ आया कि अगर सच में उसे कुछ ठीक करना था तो सीधे बात करनी चाहिए थी, ना कि बैठे बैठे उम्मीदें पालनी। एक पूरा महीना बिना बात किए निकल गया और यूमे ने उम्मीद लगा रखी थी कि कम से कम उनकी पहली एनिवर्सरी पर मिजुटो एक मैसेज करेगा। लेकिन हकीकत फोन सूखा पड़ा था, जैसे किसी को उसकी याद ही नहीं। जहाँ यूमे कॉलेज की सजावट में लगी थी वहीं मिजुटो हमेशा की तरह लाइब्रेरी में घुसे हुए अपने ही नीरस दुनिया में खोया था। एक इधर पूरी एनर्जी लगा रही थी और एक उधर किताबों से रोमांस कर रहा था। बोनफायर नाइट आई। यूमे अपने दोस्तों के साथ हसी मजाक में बिजी थी और मिजुटो अकेला बैठा आंसू न सही पर अपनी तन्हाई को जरूर गले लगा रहा था। क्रिसमस आया और यूमे ने अकेले ही सेलिब्रेट किया। बस पिछली बार की यादों में डूबी रही कि कैसे मिजुटो ने ठंड में अपनी जैकेट दी थी, लेकिन इस बार न कोई जैकेट न कोई साथ, बस ठंडी ठंडी उदासी। वैलेंटाइन पर भी दोनों का आमना सामना नहीं हुआ और आखिरकार मिजुटो ने सोचा अब बस ये दूरियां अब और नहीं झेली जाती और ग्रेजुएशन से पहले ही रिश्ता खत्म कर दिया। एक वक्त था जब वो उसे सच में चाहता था, लेकिन ये लंबी दूरी का खेल उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। ब्रेकअप उसके लिए दर्द से आजादी का एक रास्ता था। लेकिन किस्मत की कॉमेडी देखो, सब खत्म होने के बाद उनके पेरेंट्स ने शादी कर ली और दोनों को भाई बहन बना दिया। अब इश्क का चक्कर गया तेल लेने और नया रिश्ता बना परिवार की इज्जत बचाने का। अब हाल ये था कि यूमे जब भी किताबें पढ़ने आती मिजुटो उसे याद दिला देता, अरे ये वही किताब है जो हम डेटिंग के टाइम पढ़ते थे। बातों बातों में मिजुटो ने ये भी बता दिया कि उसने सोचा था उसे पीछे से गले लगाएगा, लेकिन डेविड पीछे हट गया क्योंकि यूमे नर्वस लग रही थी। इस पर यूमे जल भुन गई और बोली, अबे मैं तैयार थी, पहली बार था इसलिए थोड़ी नर्वस थी। अगली रात मौसम ने भी ड्रामा क्रिएट कर दिया। तेज बारिश शुरू हो गई और यूमे को पता चला कि उनके पेरेंट्स आज घर नहीं लौटेंगे, यानी घर में बस वो और मिजुटो अकेले। तभी अचानक उसके कमरे में एक कॉकरोच घुस आया और मैडम जान बचाने के लिए सीधा मिजुटो के कमरे में भागी। मिजुटो ने उसके कमरे में जाकर स्प्रे तो मार दिया, लेकिन यूमे इतनी डरी हुई थी कि उसने वही सोने का फैसला कर लिया। लेटने से पहले उसने मिजुटो को वार्निंग दी, अपना उत्तरी ध्रुव कंट्रोल में रखना। लेकिन जब मिजुटो ने कहा कि ऐसी कोई इरादा नहीं है तो यूमे ने उल्टा उसे ही ताना मार दिया, अबे तू इतना बुज़दिल कब से हो गया। दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर सो गए। लेकिन आधी रात को मिजुटो की नींद खुली तो देखा यूमे उसकी तरफ मुंह करके सो रही थी। मिजुटो का चेहरा यूमे के इतने करीब था कि स्कूल के पुराने दिन याद आ गए। लेकिन भाई समझदार निकला, अभी अपने जूनियर को आराम देना ही बेहतर समझा। अगले दिन जब पेरेंट्स घर लौटे तो मैडम ने अपनी मासूमियत दिखाते हुए पूरा ठीकरा मिजुटो पर फोड़ दिया। बोल पड़ी कि असली कॉकरोच से डरने वाला तो वही है। अब बेचारा लड़का खुद ही कीड़े मकोड़ों से बड़ा लग रहा था। माँ बाप खुश थे कि दोनों इतना अच्छे से घुल मिल गए हैं और खुशी खुशी घोषणा कर दी कि
अब वो ओबोन में रिश्तेदारों से मिलने जाएंगे और वहाँ करने के लिए कुछ खास नहीं होगा, बस नदी में नहाने का मजा आएगा। यानी साफ साफ कह दिया स्विम सूट पैक कर लो। यूमे के लिए तो ये बवाल था। माँ ने कहा कि नए स्विम सूट लेने दोनों साथ में जाएं, तो मैडम ने एकदम जासूसों जैसी ड्रेस पहन ली ताकि कोई पहचान न सके, क्योंकि भाई इस नाम की भी कोई चीज होती है। शॉपिंग मॉल में पहुंचकर मैडम ट्रायल रूम में नए नए स्विम सूट आजमा रही थी और अचानक दिमाग में बत्ती जली कि क्यों न मिजुटो से ही पूछ लिया जाए कि कौन सा अच्छा लग रहा है। पर बेचारों की किस्मत देखो, यूमे का सवाल सुनते ही मिजुटो की पैंट में भूचाल आ गया। थोड़ी देर बाद जब यूमे बाहर आई तो पूरा पैकेज लग रही थी, डेसर्ट वाला बुफे टाइप। मिजुटो ने जल्दी से नजरें फेर ली और सिर्फ इतना बोला, अच्छा लग रहा है। लेकिन यूमे को ये जवाब कहाँ मंजूर था। जब उसने डिटेल में बोलने को कहा तो भाई की नजरों ने सीधा उसके ट्विन टावर्स की ओर दौड़ लगा दी, मानो 9/11 पार्ट 2 की प्लानिंग कर रहा हो। यूमे तो लाल टमाटर बन गई और सीधा ट्रायल रूम में भाग गई, लेकिन अंदर जाकर वही स्विम सूट लेने का फैसला किया जो मिजुटो को अच्छा लगा था। चलते चलते उसने मिजुटो को साथ देने के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन भाई ने क्लियर कर दिया, मैं तो बस माँ बाप को ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हम एक खुशहाल परिवार है। इतनी बातें हो ही रही थी कि दोनों अचानक उस जगह पहुँच गए जहाँ उन्होंने पहली बार किस किया था। यूमे पूरी तरह से तैयार थी कि आज सारी मर्यादाएं तोड़ देगी, लेकिन मिजुटो ने झटके से उसे वापस होश में ला दिया। अगले दिन दोनों ऐसे अजीब बिहेव कर रहे थे कि माँ बाप को शक हो गया और मजे लेने के लिए उन्हें चिढ़ाने लगे कि भाई ये तो नए कपल जैसा बिहेव कर रहे हैं। रात को हिकाशिरा फिल्म देखने के लिए आ गई, लेकिन यूमे का दिमाग तो तभी भड़क गया जब उसने देखा कि मैडम मिजुटो की गोद पर शाही ठाट से आराम फरमा रही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब हिकाशिरा ने एकदम बिंदा स्टाइल में अपनी जैकेट खोली और दूध के पैकेट खुजलाने लगी। यूमे को तब एहसास हुआ कि ये लड़की तो हद से ज्यादा ही कंफर्टेबल है। फिल्म खत्म होते ही हिकाशिरा ने मिजुटो से पूछा, तुझे कैसी लगी? और लड़का एकदम डिटेल में घुस गया। थोड़ी देर बाद मिजुटो की आंखें नींद से बोझल होने लगी तो हिकाशिरा ने अपनी गोद को तकिया ऑफर कर दिया और साथ में अपनी कप डेयरी सप्लाई की तारीफ करते हुए बोली, देखो ना ये मंगल के 2 चांद जैसे लगते हैं। लेकिन मिजुटो इतना नींद में धुत था कि सीधा यूमे की गोद में गिर पड़ा। अब हिकाशिरा भी अपने क्रश को ऐसे देखकर पिघल गई और बोल पड़ी, अरे कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए। और फिर बेशर्मी की हद पार करते हुए कहने लगी, अगर मैं इसे किस भी कर दूं तो इस बेचारे को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यूमे ने सीधा ब्रेक लगा दिया, देख अपनी पहली किस किसी ऐसे पर बर्बाद मत कर जिसे तुझमें इंटरेस्ट नहीं। अब हिकाशिरा को कौन समझाए। मैडम उल्टा बोलने लगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी पहली बार मिजुटो के साथ ही चाहती हूँ। यानी लड़की कब से खुद को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब सब्र का बांध टूटने ही वाला था। यूमे को चिढ़ाकर हिकाशिरा रुकने के बजाय सीधा गुड नाइट बोलकर निकल गई और अब बेचारे मिजुटो के साथ अकेली यूमे बची। बाद में जब माँ ने पूछा कि मिजुटो और हिकाशिरा डेट कर रहे हैं क्या, तो यूमे ने जानबूझकर गोलमोल जवाब दे दिया। ऊपर से माँ ने ताना भी मार दिया, वैसे ये दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हैं और बेटा तू भी कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ ले। यूमे सीधा अपने कमरे में घुस गई, लेकिन मन में हलचल शुरू हो गई, अबे मुझे आज भी सिर्फ मिजुटो के साथ रिलेशनशिप में रहने का ख्याल क्यों आ रहा है। और तभी एहसास हुआ कि मैडम अब तक मूव ऑन ही नहीं कर पाई है। एक दिन जब दोनों डेट कर रहे थे, मिजुटो ने रात के बीचों बीच अचानक कॉल कर दी। यूमे इतनी खुश हो गई जैसे लॉटरी लग गई हो। दोनों 1 मिनट बात ही कर पाए थे कि यूमे ने बैकग्राउंड में पेड़ों की सरसराहट सुनी। मिजुटो ने बड़े ही रहस्यमय अंदाज में बोला, बैटरी खत्म हो रही है, बाद में कॉल करूंगा। अब यूमे के दिमाग में सवालों की आंधी आ गई, भाई चार्जिंग पर लगाकर कॉल जारी रखना इतना मुश्किल था क्या। अब कहानी फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में आती है। पूरा अलाबामा स्पेशल परिवार ओबोन के लिए पहुंच गया। वहां पहुंचते ही नात्सुमे ने दोनों को साथ देखकर खुशी जाहिर की। तभी मिजुटो की कजिन मैडोका आई और सीधे यूमे को पकड़कर गले लगा लिया। यूमे को झटका लगा, अबे ये कौन है और इतने कंफर्टेबल क्यों है। फिर पापा ने इंट्रोडक्शन कराया, बेटा ये मैडोका है और ये उसका छोटा भाई चीकुमा, ये मेरे अंकल के पोते पोती है। लेकिन जैसे ही मैडोका ने बोला चलो यूमे स्विम सूट पहन लो, तब जाकर यूमे को असली प्रॉब्लम समझ आई, अबे ये ओबोन के नाम पर बीच साइड ड्रामा क्यों हो रहा है। खैर रिवर बीबीक्यू के लिए पूरा खानदान इकट्ठा हो गया और सब हंसी खुशी एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी यूमे ने नोटिस किया चीकुमा उसे छुप छुप कर घूर रहा था। अब यूमे को ये भी समझ आने लगा कि मिन्याकी की उसकी माँ से शादी उनके पूरे खानदान के लिए कितना बड़ा मुद्दा है। अब उसे ये पक्का करना था कि उसका और मिजुटो का पास्ट इस नए फैमिली ड्रामे में कोई बवाल ना मचा दे। तभी अचानक मैडोका आई और सीधा यूमे से चिपक गई, हाय तेरी कमर कितनी पतली है, मेरी तो मुकाबले में ट्रक लगती है। और फिर बिना फिल्टर लगाए सवाल दाग दिया, तेरा बॉयफ्रेंड है क्या। अब यूमे ने सीधे मिजुटो की तरफ देखा और मैडोका के दिमाग में सीधा एल्बमा अलर्ट, बस उठा, अबे तुम दोनों तो फैमिली में ही सब सेट कर रहे हो क्या। इसके बाद मैडोका ने अपनी राम कहानी सुना दी, देख मैं मिजुटो को बचपन से जानती हूँ, लेकिन जब भी उसके करीब आने की कोशिश करती हूँ वो हमेशा मुझे बेगोन थॉट कहकर भगा देता है। तभी मिजुटो ने सीधा बैग उठाया और बिना कोई भाव दिए वापसी का रास्ता पकड़ लिया। मैडोका पीछे से शिकायत कर रही थी, अबे तुझे तैरना भी नहीं आता क्या। लेकिन मिजुटो ने फिर से इग्नोर लेवल मैक्स पर डाल दिया। अब जब मिजुटो ने झील में डुबकी मारने से मना कर दिया तो मैडोका ने पूरा प्लान चेंज कर दिया, चलो यूमे तू ही चल
मेरे साथ तैरने। रात को जब सब साथ बैठकर चिल कर रहे थे तो यूमे और मैडोका ने घर वालों के लिए ड्रिंक्स सर्व की, लेकिन तभी मैडोका ने धीरे से कान में बोला, तू जाकर सो जा क्योंकि ये लोग पूरी रात जागने वाले हैं। सोने से पहले यूमे सीधा लाइब्रेरी में मिजुटो के पास गई और बोली, सुन, बाथरूम खाली है, नहा ले। मिजुटो ने जैसे ही किताब बंद की, यूमे ने सीधा सवाल दाग दिया, अबे तू बुकमार्क क्यों नहीं लगाता? मिजुटो, क्योंकि मुझे पूरी कहानी याद रहती है। फिर उसने खुलासा किया कि ये बुक उसके परदादा की आत्मकथा है जो कहीं और नहीं मिलती, इसलिए जब भी वो यहाँ आता है इसे पढ़ता है। मिजुटो ने और खोला पिटारा, जब मैं छोटा था तब मुझे ये किताब मिली थी और यही मेरी पहली बुक थी जिसे मैंने पूरा पढ़ा। पता चला उसका परदादा साइबेरियन वॉर के बाद 3 साल तक सोवियत यूनियन में कैदी था और ये किताब उसी जेल में बिताए दिनों की दास्तान थी। किताब में एक नाचने वाली लड़की का भी जिक्र था जिस पर यूमे की जिज्ञासा भड़क उठी, लेकिन मिजुटो ने जवाब देने के बजाय किताब पकड़ाई, खुद पढ़ ले। जाने से पहले यूमे ने पूछ लिया, क्या इस किताब को तेरे अलावा किसी ने पढ़ा है? मिजुटो, नामुमकिन। ये तो तब भी धूल फांक रही थी जब मैंने इसे पहली बार निकाला था। यूमे ने जैसे ही वो दुख भरी प्रेम कहानी पढ़नी शुरू की, उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक बूंद किताब के पन्ने पर गिर गई और जब उसने पोंछने की कोशिश की तो पता चला कि वो अकेली नहीं थी, पहले भी किसी की आंखें यहाँ बरसी थी। जब मिजुटो वापस आया तो यूमे ने सीधे एक और सवाल ठोक दिया, तेरा पहला प्यार कैसा था? मिजुटो ने बिना झिझक के जवाब दिया, वो बहुत हंसती थी। यूमे के दिमाग में सीधा मैडोका का नाम क्लिक हुआ, अबे तो ये पूरी कहानी में कहीं और ही गोल खा रही थी। अगले दिन मैडोका ने यूमे को समर फेस्टिवल के लिए एक युकाता जापानी ड्रेस चुनने को कहा, लेकिन यूमे तो किसी और ही दुनिया में खोई थी। अबे मैंने मिजुटो के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। मैडोका ने फटाक से भाप लिया, बेटा तू तो क्लियर कट लव में डूबी हुई है, और फिर सीधा सवाल दाग दिया, सच सच बता, तुझे मिजुटो पसंद है ना? यूमे का दिमाग एरर 404, फीलिंग्स नॉट फाउंड। अब मैडोका ठहरी तेज, चल तेरी लव स्टोरी को स्पीड अप करने में मैं तेरी हेल्प करती हूँ। शाम होते ही उसने खतरनाक चाल चली, यूमे और मिजुटो को एक कमरे में लॉक कर दिया और बाहर से चिल्लाई, जब तक मैं वापस आऊँ एक बच्चा पैदा हो जाना चाहिए। यूमे अंदर स्टेच्यू बनी खड़ी थी, अबे ये तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो गया। थोड़ी देर तक अपनी पुरानी हरकतों पर शर्मिंदा होकर यूमे ने फाइनली खुद को समझाया, अबे मैं हमेशा मिजुटो के साथ कितनी सेल्फिश रही हूँ। फिर अचानक उसके दिमाग में पुरानी बातें दौड़ने लगी, काश उस समर में मैंने उसे कॉल किया होता, काश क्रिसमस पर उसे कोई गिफ्ट दिया होता, और काश वैलेंटाइंस डे पर उसे चॉकलेट बनाई होती। इन्हीं सारी बातों से इमोशनल होकर यूमे ने मिजुटो को कसकर पकड़ लिया और बुक्का फाड़ के रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कबूल कर लिया, मुझे इस बात से जलन हो रही थी कि मैडोका तेरी पहली मोहब्बत थी। मिजुटो ने सीधा क्लियर कर दिया, अबे मैंने कभी मैडोका को पसंद नहीं किया, और तू वही टाइप की लड़की है जो बाहर से आइस क्वीन लगती है लेकिन अंदर से विंडोज 95 जैसी चलती है, मतलब स्लो एंड फुल ऑफ एरर्स। रूम से निकलते वक्त उसने यूमे की हालत देखी और ताना मारा, तेरी नाक बह रही है यूमे, और जाते जाते मिजुटो ने आखिरी वार कर दिया, मेरी पहली मोहब्बत बहुत हंसती थी। तभी यूमे को झटका लगा, अबे मतलब वो मैं ही हूँ। नेक्स्ट डे समर फेस्टिवल का धमाका, मैडोका खुशी से झूम रही थी, OMG पिंक युकाता में यूमे कितनी प्यारी लग रही है। लेकिन असली बवाल तब हुआ जब मिजुटो पारंपरिक जापानी ड्रेस में बाहर आया। यूमे का दिल, अबे इतना हैंडसम कैसे लग सकता है, फोटो खींचनी पड़ेगी। मैडोका ने सोचा कि यूमे अपनी फोटो खिंचवाना चाहती है तो उसने सीधा अपना फोन मिजुटो को पकड़ाया। यूमे को शॉकिंग रेवलेशन तब हुआ जब मिजुटो ने बिना पूछे फोन अनलॉक कर दिया, अबे तुझे इसका पासवर्ड कैसे पता? मिजुटो, तभी रात को जब दोनों फेस्टिवल से दूर एक कोने में ऑकवर्डली खड़े थे, यूमे ने सवाल दागा, जब तुझे भीड़ से इतनी नफरत है तो तू हर साल यहाँ आता क्यों है? मिजुटो ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैं मैडोका का एकमात्र दोस्त हूँ और वो हर साल जबरदस्ती खींच लाती है। अब मैंने विरोध करना बंद कर दिया है। जैसे ही सीन शुरू होता है, मैडोका हाथ पकड़कर चिकुमा को घसीटती हुई आती है और युमा से कहती है कि तू भी मिजुटो का हाथ पकड़ ले। अब बेचारा मिजुटो अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है लेकिन युमा सीधे पकड़ लेती है जैसे कोई सेल्फ ऑर्डर परफ्यूम ट्राई कर रहा हो। फिर दोनों भाई बहन कौन बड़ा है इस पर ऐसी बहस छेड़ देते हैं जैसे कोई एग्जाम में मार्क्स कम आने पर टीचर को समझा रहा हो कि कॉपी गलत चेक हुई है। इस बीच युमा को एहसास होता है कि पिछली रात जो भड़ास निकाली थी उससे अब वो हल्का महसूस कर रही है। भाई तो पेट दर्द का इलाज ही यही था क्या? थोड़ी देर घूमने के बाद ये लोग शूटिंग गेम पर पहुंचते हैं। चिकुमा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बंदूक उठाता है लेकिन रिजल्ट वही आता है जो इंटरनेट से जी की प्रिपरेशन करने वालों का आता है, एकदम फेल। मैडोका देखती है कि उसका वीर योद्धा हार गया तो मिजुटो को बोलती है कि अब तो तू हमारी बेइज्जती का बदला ले। अब मिजुटो जैसे ही शूटिंग करने लगता है, युमा एंड मौके पर ठोकर खा लेती है और गोली एक टेडी बियर को जा लगती है। अब भाई साहब टेडी उठाकर चिकुमा को गिफ्ट कर देते हैं जैसे कोई कंपनी दिवालिया होने से पहले बोनस दे रही हो। मिजुटो को लगता है कि युमा ने जानबूझकर ठोकर खाई और वो पूछ बैठता है कि तूने ऐसा जानबूझकर किया क्या? इस पर युमा बोलती है, तो जब हिकिशिरा तुझ पर गिरती है तब तू सवाल नहीं करता और मेरी बारी आते ही इंटरव्यू शुरू। मिजुटो उसे समझाता है कि हिकिशिरा के पास अक्ल नाम की चीज नहीं है, लेकिन जब स्टेप सिस्टर कुछ करती है तो मामला अलग होता है। फिर रास्ते में एक दूर के रिश्तेदार मिलते हैं जो ये
देखकर खुश हो जाते हैं कि कोई तो है जो मिज़ुतो पर नजर रखे हुए है। ये सुनकर युमा चौंक जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से मिज़ुतो की जिंदगी में बस उसका दाया हाथ ही सबसे करीबी रिलेशनशिप में था। इसके बाद ये लोग पटाखों का मजा लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ पता चलता है कि मिज़ुतो तो फिर गायब हो गया। मैडोका बड़े कूल अंदाज में बताती है कि हर साल ये भूतिया हरकत करता है। अब युमा के दिमाग का बल्ब जलता है और उसे समझ आता है कि बीबीक्यू के दौरान भी मिज़ुतो अनकंफर्टेबल था, इसीलिए उसके पापा उसे जल्दी भगा दिए थे। अब वो सोचती है कि मिज़ुतो कितना इमोशनल आदमी है। चिकुमा को खिलौना दिया, रिश्तेदारों से मिलने आया, और ये सब तब हुआ जब वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं चला। युमा समझ जाती है कि हर इंसान के कई अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन अब असली ड्रामा देखो। वो अपने अंदर की अजीब सी फीलिंग को पहचानती है और डिसाइड करती है कि मैं तो इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मतलब स्टे ब्रदर वाला क्रिंज अभी खत्म नहीं हुआ है। उधर मिज़ुतो जिंदगी के सबसे बड़े सवालों में उलझा पड़ा है। आखिर लोग मुझे माँ को खोने के लिए क्यों तरस खा रहे हैं? इसने धीरे धीरे एक खाई बना ली जिसे सिर्फ किताबें भर सकती थी, और फिर जब उसने अपने पूर्वजों की आत्मकथा पढ़ी तो उसे दुनिया के बारे में नया नजरिया मिला। अब देखो कहानी फ्लैशबैक मोड में चली जाती है। जब मिज़ुतो ने पहली बार युमा से बात की तो बस यूं ही कर दी थी, कोई खास वजह नहीं थी, बस टाइम पास समझो। लेकिन जब पहली बार डेट पर गए तो भाई साहब को समझ आ गया कि ये लड़की तो भयंकर ही नालायक निकली। मतलब इसे लगा कि टिकटॉक कोई घड़ी ठीक करने वाली दुकान है। अब इस लेवल की बेवकूफी देखकर मिज़ुतो के दिल में दया जाग उठी, जैसे कोई भूखे कुत्ते को रोटी डाल रहा हो। और दया भी क्यों ना आती, पूरी दुनिया उसे भी उसी नजरों से देख रही थी जब से उसकी माँ नहीं रही। बस इसी बेवकूफी में एकता वाली फीलिंग की वजह से मिज़ुतो को युमा से कनेक्शन महसूस हुआ। उसके लिए दुनिया का सबसे रियल एहसास यही लड़की थी, जो बिना दिमाग चलाए बस मुंह चलाती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और युमा इधर उधर मिज़ुतो को ढूंढ रही है। अचानक उसे एहसास होता है कि कभी वो ही अकेली इंसान थी जो मिज़ुतो की पूरी सैड बॉय लाइफ को उल्टा कर सकती थी, यानी उसकी लाइफ की कंट्रोल प्लस जेड। फिर जैसे ही उसे मिज़ुतो मिल जाता है, युमा का दिमाग जागता है। अरे इसे माँ खोने के लिए नहीं, बल्कि अपनी असली खुशी खोने के लिए दया मिलनी चाहिए। और हाँ, इमोशनल सीन का कबाड़ा करने के लिए युमा पहले ढेर सारी गालियां देती है ताकि माहौल ज्यादा भारी न लगे। इसी बीच उसे याद आता है कि 2 साल पहले मिज़ुतो ने उसे आधी रात में सिर्फ इसलिए फोन किया था क्योंकि उसे पेड़ों की सरसराहट सुनाई दी थी। अब भला कोई इतना अकेला कैसे हो सकता है कि हवा के चलने पर बंदा एक्स को फोन कर दे? फिर उसे समझ आता है कि मिज़ुतो ने उसे इसी जगह से फोन किया था, मतलब ये बंदा असल में उससे सच्चा प्यार करता था। अब युमा थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंट मोड में जाती है और पूछती है, तूने मेरे फोन का पासवर्ड कैसे पता किया? मिज़ुतो इतना सीधा निकला कि उसने एकदम बॉलीवुड स्टाइल में जवाब दे दिया, मैंने बस उस दिन की डेट डाल दी जब हमने पहली बार किस किया था। अब ये सुनकर युमा का दिमाग 2 मिनट के लिए ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ हो गया। फिर उसे याद आया कि ओ शिट, मैंने भी यही पासवर्ड मिज़ुतो के फोन के लिए यूज किया था। अब यहाँ से इन दोनों का मजेदार बैक एंड फोर्थ मस्ती भरी तू मैं शुरू होता है, और इस सारी नौटंकी का शानदार क्लाइमेक्स ये होता है कि 2 साल बाद ये दोनों साथ में पटाखे देखते हैं। अब भाई साहब इमोशनल ओवरलोड में आ जाते हैं और आंसू रोक नहीं पाते, लेकिन युमा जो अब फुल हीरोइन मोड में जा चुकी है, मिज़ुतो को उसकी लाइफ का पहला और दूसरा किस दे देती है। फिर खुद से प्रॉमिस करती है कि अब मैं इसको फिर से पटाके ही मानूंगी। मतलब अब मिज़ुतो की एक्स गर्लफ्रेंड से स्टेप सिस्टर और फिर से गर्लफ्रेंड बनने की कहानी शुरू हो चुकी है। अगले दिन पूरा परिवार वापस शहर लौट जाता है और युमा डिसाइड करती है कि अब उसे अपनी स्टेप सिस्टर वाली भूमिका को पूरी तरह अपनाना होगा। अब स्कूल का सीन स्टार्ट होता है और हिगाशिरो को लगता है कि मिज़ुतो सिर्फ उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन तभी कवानामी एंट्री मारता है और एकदम भाई वाले अंदाज में लताड़ देता है, अबे तुझे पहले ही एक बड़ी बड़ी चीजों वाली गॉथ मॉमी मिली हुई है, फिर भी तुझे और क्या चाहिए? मिज़ुतो बेचारा समझाने की कोशिश करता है कि चलो सब दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन यहाँ मामला ही उल्टा हो जाता है। युमा और हिगाशिरो के बीच कड़ाके की भिड़ंत शुरू हो जाती है। देखेंगे कौन रहेगा मिज़ुतो के सबसे करीब। मतलब सीधा नेशनल लेवल की गर्लफ्रेंड ओलंपिक्स चालू हो गई। तभी कोनामी कूद पड़ती है और कहती है, हिगाशिरो तू मिज़ुतो के नॉर्थ पोल पर चढ़ने लायक नहीं है। लेकिन तभी मिनामी फुल स्टाइल मारती है और मिज़ुतो को तमीज सिखाने लगती है। युमा इस सर्कस को देखकर सोचती है, चलो आखिरकार मेरे भी दोस्त बन गए। लेकिन अगले ही सेकंड उसे रियलाइज होता है कि अब मेरी पूरी जिंदगी एक जोकरों का शो बन चुकी है। अब घर पर युमा और मिज़ुतो पुरानी यादों में खो जाते हैं, कैसे दोनों मिडिल स्कूल में डेट कर रहे थे और अब भी एक दूसरे को पूरी तरह से भुला नहीं पाए हैं। लेकिन कसम खा लेते हैं कि अब पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे और अपनी कहानी फिर से लिखेंगे, पर इस बार बिना ब्रेकअप के।